हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन फॉर एग्ज़ाम में आप सभी छात्रों का स्वागत है। हम आज एक नया सेशन इंटरमीडिएट का शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्लास कराया जाएगा। आज हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले अर्थशास्त्र क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? देखिए, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य की सामान्य आर्थिक क्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, किंतु इतना मात्र से ही अर्थशास्त्र परिभाषित नहीं हो जाता है। वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र को एक परिणाम में बांधना कठिन कार्य है, क्योंकि समस्त वैश्विक परिवर्तन एवं विकास के साथ साथ इसकी परिभाषा बदल जाती है। फिर भी विद्वानों के बीच अर्थशास्त्र को लेकर मतभेद है। हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला श्रेणी हो जाएगा धन संबंधी परिणाम, और दूसरा हो जाएगा कल्याण संबंधी परिणाम, और तीसरा हो जाएगा दुर्लभता संबंधी, और चौथा हो जाएगा आपके विकास संबंधी परिणाम। सबसे पहले हम विकास संबंधी परिणाम को देखते हैं। चलिए, एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बतलाया है। इसका समर्थन जैसे जेबी से वाकर और सीनियर आदि विद्वानों ने भी किया है। चलिए, अब दूसरा का स्टेप में देख लेते हैं कल्याण संबंधी परिणाम। कल्याण संबंधी परिणाम जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को कल्याण संबंधी परिभाषा दिए हैं। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के भौतिक कल्याण को बढ़ा सके। अब तीसरा का स्टेप देखते हैं। यह 2010 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। दुर्लभता संबंधी परिणाम, इसका परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया था। प्रोफेसर रॉबिन्स अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस में बतलाया है कि आर्थिक जीवन में हम जिन साधनों के अभाव से जूझते हैं उनकी मुख्य समस्या चयन की होती है। अतः अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव अपने सीमित साधनों तथा अपनी सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। कि अब चौथा स्टेप देखते हैं विकास संबंधी परिणाम। विकास संबंधी परिणाम यह अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा है। आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे पीटरसन, बेदनम आदि अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को लेकर अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं। इनके अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों के वितरण एवं विकास दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। चलिए, अब हम ये लोग पढ़ लिए। अब अंतिम देखते हैं। अब अर्थशास्त्र के कुछ मुख्य शाखाएं देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र को 2 शाखाएं में बांटा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन को 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है व्यष्टि, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र। चलिए, अब इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्ले विश्वविद्यालय नॉर्वे के अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने सन 1933 में किया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इस शब्द का प्रयोग कौन से अर्थशास्त्री सबसे पहले किए थे। तो इसका उत्तर होगा रैगनर फ्रिश अर्थशास्त्री। चलिए, अब हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मिक्रोज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ छोटा होता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भाग अर्थात
व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म आदि। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग अब जान लेते हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मिक्रोज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बड़ा होता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े भाग तथा इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उपभोक्ता और कुल बचत, निवेश आदि का अध्ययन किया जाता है। चलिए ये सब हमारा ख़त्म हुआ। इस हमेशा की तरह वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हरदम की पल पल की अप टू डेट आपको मिलते रहे। साथ ही अच्छे अंक के प्राप्ति के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अच्छे अंक के प्राप्ति के लिए लगातार इस सीरीज को देखते रहें।